सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में। दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से धरती पे वायुमंडल, जलमंडल और जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि जिस समय पे प्लैनेट बनने चालू हो रहे थे, तो उसमें से फिर हमारा अर्थ जो था उसका निर्माण भी हमें देखने को मिला था। जब अर्थ का निर्माण हुआ तो हमने जाना था कि किस तरीके से जब ब्रह्मांड बन रहे थे तो उसमें से एक हिस्सा हमारे सौर मंडल का भी था, और उसमें हमने देखा कि उस समय पे जब अर्थ अर्ली स्टेजेस पे था तो उस समय में भी संघनन हो रहा था, विभेदन की प्रक्रिया चालू थी, और उस टाइम पीरियड पे भी हल्के सामान ऊपर और भारी सामान जो थे नीचे जा रहे थे। अब जब चंद्रमा बनने की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पीरियड पे भी ये विभेदन की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे स्थल मंडल का निर्माण होना चालू हुआ। स्थल मंडल के ऊपर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने जानने की कोशिश करी कि स्थल मंडल में हमें हल्के सामान ऊपर देखने को मिले, और वहाँ पे धीरे धीरे करते 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 जल मंडल की शुरुआत हुई, और जल मंडल के साथ साथ वायुमंडल भी बना। वायुमंडल के अंदर आपने देखा था कि शुरुआती समय में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस थी, लेकिन कंटिन्यूसली उत्सर्जन होने की वजह से जो धरती के अंदर से जो गैसेस थी, वो गैसेस जब कंटिन्यू बाहर जा रही थी और उससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंटिन्यू रही थी, तो उसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर नई गैसेस का आना चालू हो गया था। और जब नई गैसेस का आना चालू हुआ तो उससे बना हमारा वायुमंडल। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि जब वाष्पीकरण हो रहा है, संघनन हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे हमारे जो जलमंडल हैं उनकी भी शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं किताबी लैंग्वेज लिखी क्या हुई है। पृथ्वी की वायु की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। भूमंडल की रचना व संगठन 8वें अध्याय में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब उसके लेवल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्टेरोस्फीयर, थैटोस्फीयर, तो ये ट्रोपोस्फीयर, ये जितने भी स्फीयर हैं इनके बारे में आप 8वें चैप्टर में ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। वायुमंडल बोले तो हमारा जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है, वो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है 3 अवस्थाओं की वजह से। पहली अवस्था जिसमें आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का हर्ष हुआ होगा, और दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प से वायुमंडल में विकास हुआ होगा। है ना, मतलब समझ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर से नई गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। मतलब वायु में कह सकते हैं जब ज्वालामुखी फट रहे होंगे तो ज्वालामुखी फटने के बाद अंदर से कुछ गैसेस भी निकली होंगी, और वो गैसेस हवा में गई होंगी, तो उसमें नया गैसेस का निर्माण होना चालू हुआ होगा। पहले प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये प्रक्रिया डेवलप हुई होगी। प्रकाश संश्लेषण में यही होता है कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और जब प्लांट बन गए थे, छोटी छोटी घासेस बन गई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चालू कर रही थी, ऑक्सीजन बनाना वो लोग चालू कर रहे थे। तो लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, प्लांट से जुड़ा हुआ है, और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। महासागर की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गया, यानी कि भर गया, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले पूरी हो चुकी थी, पूरी तरीके से भर चुकी थी। अब क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है तो आपको जीवन की उत्पत्ति हमें देखने को मिलेगी। तो चौथा और अंतिम चरण बोला जाता है जीवन में, जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया है, एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से बना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि जब बहुत टाइम पीरियड पे कार्बन यानी कि जैविक और उसके बाद अणु ये बने होंगे, और इन दोनों के मिश्रण से ही ये लोगों ने नया जीवन बनाना चालू करा होगा, और यही चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट होती रही होगी। यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी निर्जीव वस्तु है जब वो केमिकल रिएक्शन करती है तो सजीव वस्तुओं में कन्वर्ट होने चालू हो जाती है, और इसी वजह से कहा गया हो कि जीवन की उत्पत्ति यहाँ पे शुरू हुई होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है शैवाल के बारे में, जैसे ब्लू ग्रीन एलिगी बोलते हैं इसे। ऐसा कहा जाता है कि ये शैवाल कई हजार साल पहले निर्जीव थे, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये शैवालों के अंदर जान आनी चालू हो गई होगी।
और जब जान आने चालू हो गई होगी तो धरती के ऊपर मानव से पहले आने वाला व्यक्ति, पहले आने वाली चीज़ अगर कुछ थी तो वो शैवाल थे। तो शैवाल में सबसे पहले जान आई और यही कल्पना की जा सकती है कि हज़ारों साल पहले ऐसा ही रहा होगा कि ये शैवाल डेड हुए होंगे और फिर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इनमें जान आना चालू हो गई होगी। तो लगभग 380 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था और एक ही कोशिका के जो भी जीव थे ये एक ही कोशिका के जीव हैं और आज तक मनुष्य का जीवन एक ही कोशिका से बनते हुए बनना चालू हो गया होगा। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन बताने की कोशिश करी गई है एनसीईआरटी के थ्रू और एनसीईआरटी के अंदर यही सारी बातें लिखी हुई थी। तो आप ये हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का लेयर देख सकते हैं, यही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा और फिर हम जानेंगे अगली क्लास के अंदर कि किस तरीके से धरती के लेयर्स में परिवर्तित होना चालू हुआ, धरती के लेयर्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को क्यों मिलती है। सो गाइस इस चैप्टर में इतना ही था एंड आई होप दैट आपने डीपली डिस्कशन में कुछ चीज़ें सीखी होंगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।